अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ महा ए दरख्शा बाई फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 32 लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं एपिसोड की जानिब। उस दिन दोपहर में जेल का कुशादा सहन बारिश में भीग रहा था। इस वक्त तमाम कैदी अपने सेल्स में थे और निहाल सतून से टेक लगाए खड़ा गहरी नज़रों से पक्के फर्श पर गिरती हुई पानी की बूंदों को देख रहा था। वो लड़का उसे दोबारा अपने आसपास नजर नहीं आया था। कम उम्र बच्चों को वैसे भी आम कैदियों के साथ नहीं रखा जाता था। तभी शायद सुपरिटेंडेंट ने उसे किसी और जगह मुंतकिल कर दिया था। हाँ, वो दरिंदा सिफत आदमी उस दिन के बाद हर रोज नजर आया। रात में उसके हाथ निहाल की तरफ बढ़ रहे होते थे। उसके ताफुन ज़दा सांसें वो अपने बहुत करीब महसूस करता था। कई रातों की बेख्वाबी से थककर वो खाने के बाद कांटा जेब में रखकर सहन में चला आया। बोर्डिंग स्कूल का सहन भी इतना ही कुशादा था। बारिश बरसती तो इटली की वो ऊंची और कदीम इमारत निखर आती थी। इस इमारत के तवील राहदारियाँ, ऊंची छतें और लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे, जिनके पार एक एक कमरे में चार चार लड़के रहते थे। निहाल भी 3 लड़कों के साथ रहता था। वो अंडर बॉस का बेटा था। उसका बाप बगैर किसी शिशोपंच के सुबह व शाम इंसानी जाने लेता था। वो बचपन से लाउंज के सफ़ेद कालीन को लहू रंग होते हुए देख रहा था। कितनी ही लाशें उसकी आंखों के सामने घसीटी गई थीं। फिर भी 10 साला निहाल खुद को उन लड़कों से ना बचा सका। वो डराते धमकाते थे, वॉशरूम में ले जाते, बोटों से उसका वजूद मसलते, आए रोज पैसे मांगते, गालियां बकते थे, बहुत कुछ करते थे और निहाल कुछ भी न कर पाता था। उनकी दी गई चोटों के निशान उसके सारे जिस्म पर थे। जेल में उस सानिए के बाद से ये जख्म हरे भरे हो गए थे, तकलीफ देते थे। हड्डी से गोश्त अलग हो रहा हो यूं तड़प उठता था निहाल। उसकी नज़रों के ऐन सामने वो दरिंदा सिफत आदमी शर्ट उतारकर बारिश में भीग रहा था। निहाल दांत पर दांत जमाए उसकी तरफ बढ़ा। वो गहरी नज़रों से निहाल को अपने करीब आते देखता गया, यहाँ तक कि निहाल उसके सर पर खड़ा था। वो बेटी थी तुम्हारी। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा मुकद्दस होता है। इस कदर सख्ती से मुट्ठी भींची कि हाथ में दबा हुआ कांटा हथेली में घुपने लगा। वो शख्स पथरीली नज़रों से निहाल को देखे गया। वो लड़का 17 साल का था। 17 साल बाद भी वो तुम जैसा सख्त जिसामत का कोई मर्द देखकर यूं ही डरेगा जैसे उस दिन तुम्हें देखकर डरा हुआ था। वो एक कदम मजीद आगे आया और उस आदमी ने जमी हुई मुट्ठी का मुक्का निहाल पर फेंका, जिसे वो फौरन झुककर ज़ाया कर गया। वो आदमी अंधाधुंध कई मुक्के फेंकता गया, मगर निहाल उसके सारे वार ज़ाया करके मौका पाते ही हाथ में पकड़ा हुआ कांटा उसके पेट में घुपा चुका था। दर्द से बिलबिलाते हुए शख्स ने निहाल का हाथ खींचना चाहा, मगर निहाल ने तेजी से कांटा निकालकर दोबारा गोश्त में पेवस्त किया। खून पतली धार की सूरत में बहने लगा। वो पेट पर हाथ रखकर पीछे हुआ। अब के निहाल ने दूसरे हाथ से उसका वार ज़ाया करते कांटा उसकी टांग में घुपो दिया। वो चीखता हुआ लड़खड़ाया तो निहाल के सख्त मुक्के ने उसे पुश्त के बल फर्श पर धकेल दिया। सहन की मिट्टियाले फर्श पर गिरते हुए बारिश की पानी में गाढ़ा खून शामिल होने लगा। निहाल पंजों के बल झुकते बेदर्द पे कांटा उसके सीने पे पेवस्त करता गया। खून की छींटें आंखों के आगे आते हुए चेहरा धुंधला कर गई थी। बारिश में भीगते बाल माथे से चिपकते गए। उस शख्स की चीखें निहाल की समाज से दूर रहीं। उसे खून में नहाता हुआ वो बस गाजी को सुन सकता था। रात के आखिरी पहर में नाबीना गाजी की तकलीफ दे आहें वॉशरूम में दीवार से लगकर खड़ा सहमा हुआ। निहाल, चौकीदार, ड्राइवर और नेहा, वो नर्स, कांटे के दांतों में अब गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े फंसने लगे थे। वो दीवाना वार उसे मारता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे अपने सर की पिछली जानिब पिस्तौल की नाल महसूस हुई। हाथ ऊपर। वो रुक गया। पलकों पर, गालों पर और नाक, होंठ, सब पर खून की छींटें लगी थीं। बारिश की बूंदें जिन्हें धोती गई। उसने शर्ट की आस्तीन से अपने आंखों को रगड़कर लाल धुंध में लिपटा हुआ मंजर साफ किया। फिर एक कहर आलूद निगाह खून में लथपथ बेहोश हो चुके हुए कटे फटे वजूद पर डाली। अगले लम्हे में उसने फुर्ती से कांटा उसके दिल के मकाम पर पेवस्त कर दिया। पीछे खड़े सिपाही ने ट्रिगर दबाना चाहा, मगर वो हाथ ऊपर कर चुका था। कांटा फर्श पर गिरा तो पानी और खून के साथ गोश्त के टुकड़े भी फिसले। सिपाही ने आगे होकर उसे हथकड़ी लगा दी थी। वो मुतमईन नजरों से उस शख्स को आखिरी सांसें लेते देखता रहा। बरामदे का वो सतून जिससे लगकर खड़ा निहाल बारिश को देख रहा था। उस सतून के किनारे में लगे हुए कैमरे की लाल बत्ती चमक रही थी। कैमरे की फुटेज जेलर के ऑफिस में सोफे पर बैठे हुए अमर के हाथ में मौजूद आईपैड की स्क्रीन पर नजर आ रही थी। टांग पर टांग चढ़ाए मुतमईन सा बैठा अमर। उसके अदाकार मौत के मुंह में थे, मगर कातिल पकड़ा जा चुका था।
अमर मीर गासान को ढूंढ रहा था, मगर कातिल निहाल जहांगीर था। वो निहाल जहांगीर जिसे रेप, हरेसमेंट, चाइल्ड एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ट्रिगर करते थे। वो निहाल जहांगीर जो जुल्म को मिटाने का इरादा रखता है, मगर जालिम का हाथ ना रोकने वाले मजलूमों से भी उसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो निहाल जहांगीर जो अलमीरा की माँ को मार देता है क्योंकि वो अपनी बेटी पर एक उम्र जिस्मानी तशद्दुद करती आई है। निहाल जहांगीर गाजी नहीं था, गाजी बना दिया गया था। गाजी का बाप जानवर ना होता तो शायद वो कत्ल करने की सलाहियत होते हुए भी कातिल न बनता। निहाल पर बोर्डिंग की तारीख रातें हमलावर ना होती तो शायद वो गाजी न बनता। बच्चे बहुत हसास होते हैं, जिस सांचे में ढालो ढल जाते हैं। हन्नान पागल हुआ, गाजी नाबीना और निहाल कातिल। तुम्हारा बाप तुम्हें मारता था? गाजी को शर्ट पहनने में मदद करते हुए नजर उसकी पुश्त पर शब्द निशानों पर पड़ी। सबको, मुझे, मम्मा को, हनी को। तुमने कभी उनका हाथ नहीं रोका? बाबा कहते हैं जालिम को खून में नहला देना चाहिए। नाबीना गाजी थमसा गया। मार दिया था मैंने उन्हें, छुरी से गला काट दिया। उसके शर्ट के बटन बंद करता हुआ निहाल डर कर पीछे हुआ। फटी फटी निगाहों से उसे देखा। आंखों पर पट्टी बांधे बिस्तर पर कुछ टटोलता हुआ गाजी। तुम्हारा बाप भी तुम्हें मारता है? तजस्सुस से पूछा। नहीं, लेकिन जब मेरी जिंदगी में रोशनी थी तब मैंने तुम्हारे जिस्म पर भी निशान देखे थे। कौन मारता है तुम्हें? वो दीवार से लगा तसबजुब से होठ काटता गया। नाराज करते थे मुझे, जहाँ नहीं छूना चाहिए उनके हाथ वहां पहुंचते थे। टिप से पानी का एक कतरा गाल पर गिरा। फिर तुमने क्या किया उनके साथ? कुछ नहीं, मुझे उनसे खौफ आता था। मुझे अब भी डर लगता है गाजी, हर टटोलती निगाह से जो मेरे जिस्म से गुजरे। मुझे भी बाबा से डर लगता था, बहुत ज़्यादा। फिर अंधा कर दिया उन्होंने, मम्मी को मार दिया। हनी बुज़दिल था, कहा भी बाबा को मार देते हैं, माना ही नहीं। जिन पर नहीं गुजरती वो बुज़दिल होते हैं। गाजी, उसे यूँ सर झुकाए हुए बड़बड़ाते हुए देखकर निहाल की आंखें डुबडुबाई। मुझे लगा था मैं खुश रहूँगा, मुझे नहीं पता था बाबा ये एक आंख भी ले लेंगे। मुझे तकलीफ होती है और अंधेरा काटता है। वो ड्राइवर मुझे रात को सोने नहीं देता। निहाल, मुझे सुकून नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। निहाल, तुम सुन रहे हो? निहाल ने गाजी को सुना। बहुत अरसा तारीख सर्द रातों में, तन्हाई में गाजी की सिसकियां उसे सोने ही नहीं देती थीं। गाजी के आंसू दिल काटते थे। उसका बस नहीं चलता था बाप की आंखें फोड़ दे, जान से मार दे उसे। निहाल, यतीम खाने में मेरी एक दोस्त थी नेहा, रेप विक्टिम थी। हनी बहुत मासूम था निहाल, वो मेरा अच्छा भाई था, बस बुज़दिल था। निहाल, तुम्हें उस औरत के बेटे का नाम याद है जिसने मुझे नहीं बचाया था? अमर, अमर खान। 15 नवंबर 2025। उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर वही ठिठुरती रात आ गई जो इतनी तवील महसूस होती थी कि अलमीरा को सदियों का गुमान होता था। हमेशा की तरह आज की रात भी वो तन व तन्हा अपने कमरे में बंद थी। बेड से लगकर ठंडे फर्श पर एक टांग सीधी किए दूसरी पेट से मिलाई हुई बैठी थी। हर बेड पर गिराई यकटक छत को तकती थी। दीवार पर नस्ब घड़ी की तमाम सुइयां 12 पर आकर ठहर गई थी। उसने पलक झपकी, इस बार सांस ली तो सीना तंग होता महसूस हुआ। ये वो रात थी कि जब हर रात के बरक्स वो अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनना चाहती थी और मोबाइल की तारीख स्क्रीन उसे वहशत ज़दा करती थी। समातें वीरान रहीं और किसी पैगाम रसा के पास उसके नाम कोई खत न पहुंचा। शहद रंग आंखों में पिघलती हुई नमी गले का फांस बनने लगी थी। हैप्पी बर्थडे अलमीरा। 8 साल अलमीरा उसके बराबर में आ बैठी। उसने यूं ही बेड पर सर रखे हुए गर्दन दाएं तरफ को गिराई। उसने खुद को जख्मी पाया, आंख सूजी हुई, होंठ फटे हुए और हाथ सफ़ेद पट्टी में जकड़ा हुआ। हैप्पी बर्थडे टू मी। 12 साल अलमीरा ने अपनी सिसकियां दबाने की खातिर लब दांतों से कुचले तो मुंह में खून का जायका महसूस हुआ था। पेट पर हाथ रखे वो तकलीफ से खुद में सिमटती जा रही थी। हैप्पी बर्थडे अलमीरा, खुदा तुम्हें मोहब्बत से नवाजे। 14 साल अलमीरा खाली खाली निगाहों से अपने आबलाज़ादा हाथों को तकते हुए खुद को दुआएं दे रही थी। उसके जख्म खराब होकर गलने सड़ने लगे थे। खुदा तुम्हें मोहब्बत से नवाजे अलमीरा। 17 साल अलमीरा सर घुटनों में देकर फूट फूट कर रोई थी। उसका सारा वजूद लर्जिश का शिकार था और आंसू गिरते जा रहे थे। वो बस एक थपकी चाहती थी, वरना बस इतना कि उसके बाल सहलाए जाएं, गाल पर प्यार किया जाए और अगर ये सब बहुत ज़्यादा था तो बस उसे नरमी से देख लिया जाए।
वो अंकल, माँ, हिना और फहद की हकारत भरी निगाहों की कैदी थी। उसे उस कैद से रिहाई मुमकिन न लगती थी। अगर थोड़ी देर के लिए तारीक काल कोठरी में कोई चांद आ सकता था, हवा का ठंडा झोंका, एक दुआ, मोहब्बत का एक लफ्ज, या बस मीरा, हैप्पी बर्थडे टू मी। वो रो पड़ी थी, आंखों पर हाथ रखकर सिसकियों के साथ, फूट फूट कर। खुदा तुम्हें मोहब्बत से नवाजे अलमीरा। मोहब्बत के जिक्र पर जिसका चेहरा आंखों के सामने आता था, वो आज के रात बेहद तकलीफ में होगा। इतनी तकलीफ में कि अलमीरा की सिसकियां उसे सुनाई नहीं देगी। उसकी आंखों में पानी हर मंजर इतना ही धुंधला कर देगा कि उसे रोती हुई अलमीरा नजर ही नहीं आएगी। 26 सालों में कभी नहीं आए, अमर आज भी नहीं आए थे। अलमीरा अमर को इतनी अजीज नहीं थी कि वो अपनी माँ का गम भूलकर उसके पास चले आते। वो मुजाहिद चचा को इतनी प्यारी ना थी कि वो अपने साथ हुआ सानिया भूलकर उसे दुआओं भरा पैगाम भेजते। अलमीरा तो अपने साथ नहुसत लाई थी। अलमीरा की जिंदगी बहुत सौ की मौत साबित हुई थी। आज की रात सब तकलीफ में थे और वो भी अकेली थी। उससे भी तकलीफ हो रही थी, दिल में बहुत ज़्यादा। अलमीरा बेड से लगकर बैठी हुई रोते रोते सो गई थी। उसकी आंख मोबाइल बजने पर खुली थी। चंद पल गायब दिमागी से छत को घूरती रही, समझने की कोशिश करती रही कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जहन जागा तो मोबाइल झपटा। स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नाम देखकर सांसें थम सी गई। वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। दिल बहुत से अंदेशों में घिर गया था। उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। खाना, सब ठीक है? इस वक्त कॉल कर रहे हैं? परेशानी में कई सवाल कर डाले। मेन गेट खोलो, बाहर खड़ा हूँ। वो ठिठकी, आंखें बेयकीनी से फैली, चौंक कर कमरे और दरवाजे को देखा, फिर मोबाइल फेंककर उजलत में उठी। ऐसे कि उठते ही लड़खड़ा गई थी। दीवार का सहारा लेकर एक टांग पर सारा वजन डाले संभल संभल कर चलती बरामदे में आई। मेन गेट की चाबी उठाकर दिल की तेज होती हुई धड़कन सुनती सहन में चली आई। सहन में धुंध ही धुंध थी। दीवारें और फर्श शबनम में भीग चुके थे। दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह से गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी अंदर आ रही थी। अलमीरा ने ताले में चाबी घुमाई, फिर दरवाजा जरा सा धकेला। सामने सफ़ेद लैंड क्रूज खड़ी थी। अंधेरे के बावजूद ड्राइविंग सीट पर बैठे अमर को देख लिया था उसने। वो सुन खड़ी उन्हें देखती रही, यहाँ तक कि अमर ने गाड़ी की लाइट्स जला बुझाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो होश में आई, दरवाजे का एक पट दाएं तरफ धकेला, दूसरा बाएं तरफ, और खुद भी उसी तरफ खड़ी हो गई। गाड़ी हमवार चढ़ाई पर चढ़ती अंदर चली आई। वो गीली सांस अंदर लेती हुई दरवाज़ा बंद करने लगी। ताला लगाते वक्त हाथ इस कदर कपकपाए थे कि उसे हार मानना पड़ी। 90 तोले कदम उठाती गाड़ी के करीब आई, जो सहन में रुक चुकी थी। बरामदे के दरवाजे पर पड़ती हुई गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी बुझ गई थी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला। नीली डेनिम स्ट्रिप पैंट पर स्टेन स्वेटर पहने हुए अमर सामने खड़े थे। वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। उनके आगे पीछे धुंध ही धुंध थी। अलमीरा की शॉल ओस में भीग रही थी, तो अमर के स्वेटर पर भी शबनम के कतरे फिसलते जाते थे। वो नम डुबडुबाई आंखों से उन्हें तकती थी। अमर वालेहाना नजरों से उसका रोया रोया चेहरा देखते थे। फिर उसने अमर को करीब आते हुए देखा। सर्द हवा चेहरे पर महसूस करती वो दरमियान में घटता फासला देखती रही, यहाँ तक कि उसने अगली सांस अमर के दिल की धड़कन सुनते हुए ली थी। अमर उसकी कमर में बाजू हाइल करते थकन उतार देने की सी गर्मजोशी से उसे खुद में समेट गए थे। साकित खड़ी अलमीरा की आंखों से आंसू गिरते गए। लब भीज कर जब्त करना चाहा, मगर वो जो सर थपक रहा था उसके सामने भी जब्त करती तो मर न जाती। अभी उनके स्वेटर को मुट्ठी में जकड़ती रो पड़ी थी। अमर प्यार से उसके बाल छेलाते गए, सर थपकते हुए उसकी सिसकियां सुनते गए। वो नहीं आए थे, घंटा इस पर रोई थी। अब वो आ गए थे तो भी आंसू नहीं थम रहे थे। अलमीरा हमेशा अपनी मर्जी से चुप होती थी। अमर भी उसे तसल्ली देते हुए थकते नहीं थे। सो आज भी न रोका। आंसुओं पर बंद थे तो अलमीरा ने आहिस्ता से उनके सीने से सर उठाया। आई एम सॉरी। आवाज़ लर्जी। किस लिए? एक हाथ हनूज उसकी कमर में, दूसरे की हथेली से उसके रुखसारों से आंसुओं के निशान परे किए। आज के दिन पैदा होने के लिए आई एम सॉरी। अमर का हाथ उसके गाल पर ही ठहर गया। उन्हें उसकी मासूमियत पर प्यार आया और उसकी तकलीफ पर तरस। कितनी बातें सुनी होंगी, क्या कुछ सहा होगा, जो नौबत आज के दिन पैदा होने पर माजरत पर आ गई थी। आई एम सॉरी खाना, मेरी वजह से आपकी अम्मी चली गई, मुजाहिद चचा भी दूर हो गए, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। आई एम सॉरी, मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, आज के दिन तो नहीं। तुम्हें पैदा होना था आज के दिन ही। थैंक यू मीरा, थैंक यू सो मच आज के दिन पैदा होने के लिए।
बहुत प्यार से देख रहे थे वो, बड़ी मोहब्बत से उसकी आंखों से गिरते हुए हर आंसू को अपनी उंगलियों पर चुन रहे थे, गोया बड़ा पुरसकून खेल हो। तुम मानो या ना मानो, नमाजें तुम पढ़ती हो, मगर अल्लाह को ज्यादा प्यारा मैं हूँ। उसने मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाली एक औरत ली तो दूसरी को उसी दिन मेरी जिंदगी में भेज दिया। वो चाहता तो मुझे महरूम रख सकता था, मगर उसने मुझे अता किया। खुदा ने मुझे तुम्हारी सूरत में इज्जत और मोहब्बत से नवाजा है। इनाम हो तुम मेरा, दिल और जान हो, मुझ में सब कुछ बस तुम हो। नरम गरम निगाहों से उसके चेहरे के हर हर नक्श को छूते अमर ने उसकी थोड़ी पर उंगली रखकर उसका चेहरा जरा सा ऊंचा किया, फिर झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। वो पुरसुकून सी होती हुई आंखें मूंद गई थी। खुदा तुम्हें मोहब्बत से नवाजे अलमीरा। खुदा ने अलमीरा को अमर से नवाजा था। उस पर झुके अमर शबनम में भीग रहे थे और वो उनकी मोहब्बत में। सालगिरह मुबारक दर्द सर, खातूने दिल, महले खास, इज्जत माब जोजाए मोहतरम। उसके चेहरे को यूं अपने हाथों में लिया कि भरे भरे गाल मजीद फूल गए थे। अलमीरा खिलखिलाई थी। इतनी ठंडी क्यों हो रही हो, बाहर बैठी थी क्या? उसके गाल बर्फ थे, नाक जम गई थी, हाथ भी यख हो रहे थे। अमर अपने हाथ उसके गाल पर रखे हुए उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं सोई हुई थी। आपने इतनी देर क्यों लगाई? उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। धुंध इतनी थी कि ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। 11 बजे तो निकला था वहां से। अल्लाह के बंदे सुबह आ जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो जाता तो। उसकी पेशानी पर बल आए। 3 घंटे देर हुई है तो रो रो कर बेहाल हो गई हो। सुबह तक आता तो ऊपर पहुंच जाना था तुमने। तो कॉल कर लेते, मैं उस पर भी खुश हो जाती। उसने मुंह बसोरा। खाली खोली मुबारकबाद देना हमारा शेवा नहीं है मीरा जी। अदा से गर्दन अकड़ाई। गिफ्ट लाए हैं? वो चेकी। ये 6 फुट का गिफ्ट खड़ा तो है तुम्हारे सामने। वो हंस पड़ी थी। तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां कहाँ तक पहुंची? शरारत से कहकर सरदा पैर उसे देखा। टांग पर अब भी लाइट लेग काश चढ़ा था, तभी सहारे से थोड़ा बहुत चल लेती थी। अब भी सारा वजन अमर पर डालकर खड़ी थी। बाजू सीलिंग के जरिए गर्दन से लटका हुआ था। पहले से बहुत बेहतर थी वो, मगर बिल्कुल ठीक तो नहीं थी। तुम्हें अच्छी सेहत में देखना मेरा ख्वाब ही रहेगा। ठंडी सांस भरी। अंदर भर लीजिएगा ठंडी आहें, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। एक और गाड़ी ठोकनी है? अमर खाना। वो तिलमिलाई। अमर ने मुस्कुराते हुए उसके शाने पर बाजू फैलाई। दूसरे हाथ से गाड़ी की पिछली निशिष्ट का दरवाजा खोला। बैग निकालकर दरवाजा बंद करके उसे साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। खाना खाया है आपने? नहीं यार, तुम्हारे साथ डिनर करना था। तुमने तो कर लिया होगा। आपके साथ तो नहीं किया ना। जोपर था कुर्बान शम, कुर्बान जाऊं तुम पर। मेरा हंस पड़ी। फिर दोनों किचन में चले गए। अमर थका देने वाले दिन के बाद लंबी ड्राइव करके आए थे और अलमीरा के लिए रात के इस वक्त जागना नामुमकिनात में से था। लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों कमरे के बंद दरवाजे के पार एक दूसरे को गुजरे दिनों के अहवाल बताते नजर आए थे। रेड क्राउन की तरफ पैर करके आड़े तिरछे लेटे हुए मुसलसल बोलते अमर। उनकी खड़ी टांग से टेक लगाकर बैठी हुई अलमीरा महवियत से उन्हें सुनती जाती थी। यूं बैठे बैठे थक गई तो कोहनी के बल नीम दराज होकर अपनी बातें कहने लगी। उसके चेहरे पर झूलती हुई लट से खेलते हुए अमर उसे सुनते गए। रात खत्म होने को हुई तो उसने अमर के साथ तकिए पर सर रखा। थोड़ी ही देर में तकिया सारा अमर के पास था और वो उनके बाजू पर सर रखे हुए बोले जा रही थी। फजर की अजान सुनाई दी तो दोनों टिटके चौंक कर एक दूसरे को देखा, झेप कर हंसे, फिर फजर पढ़कर ही सो गए। सूरज सवा नेज़े पर निकल आया था। बंद कमरे के दरवाजे के पार आज मुंह बनाकर फर्श पर बैठा था। इतने दिनों में पहली बार सुबह के 10 बज गए थे और मामी के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उसे आदत थी सुबह बिस्तर से निकलकर सीधा मामी के पास भाग जाता। वो उठी होती तो उनके साथ लिपट जाता, सो रही होती तो जगा कर दम लेता। आज भी जगा देता, लेकिन माँ ने सहन में खड़ी मामू की गाड़ी देखकर मना कर दिया था। दरवाजे के पार खिड़की से टकराकर पर्दों से झांकती हुई मध्यम रोशनी माहौल की ख्वाबीना धीरे से निकल रही थी। अमर गहरी नींद में थे और अलमीरा उसी वक्त वॉशरूम से निकली थी। सिंगार मेज के सामने खड़ी वो ललचाती हुई नजरों से मेज पर रखे हुए गजरों को देख रही थी जो अमर लाए थे। वो चाहकर भी उन्हें नहीं पहन पाई थी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मुझे और इन फूलों को हमेशा अपना मुंतजर पाओगी। कोई जल्दी कोई ज़बरदस्ती नहीं है जाना। अमर उसके पास रहेंगे और फूल भी लाते रहेंगे ताकि खिजा में घिरी अलमीरा बाहर की झलक देख सके और खुद को खौफ की ऊंची फसीलों वाले किले से रिहाई दिलवा सके। उसने हाथ बढ़ाकर फूलों की नरमी को उंगलियों पर महसूस किया, फिर ठंडी सांस भरकर स्टूल पर बैठकर बाल संवारने लगी। बालों में नाजुक क्लिप लगाकर उन्हें कमर पर खुला छोड़ा।
सुबह की स्किन केयर रूटीन के बाद मामूल से हटकर दिल लगाकर तैयार हुई थी। परफ्यूम छिड़ककर चोर नजरों से अपना जायजा लिया। नफीस काम वाली प्लम मिक्सी में मलबूस शेफॉन का दुपट्टा शाने पर लटकाए वो खुद को थोड़ी अच्छी लगी थी। लबों पर मासूम सी मुस्कुराहट लिए पलटकर बेड की तरफ आई। अमर बाएं जानिब करवट पर लेटे थे। दायां बाजू हनूज अलमीरा के लिए फैलाया हुआ था। अलमीरा आराम से उनके पहलू में बैठ गई, एक टांग लटकाकर दूसरे मोड़कर थोड़ी उनके बाजू पर टिकाए करीब से गौर से उन्हें देखती गई। पेशानी पर फिसलते बाल, लंबी पलकें और घनी भवें, मगरूर नाक और साथ ही नया नया दरियाफ्त हुआ पिंपल जो यकीनन मसरूफ दिनों में अदम तवज्जो की वजह से निकल आया था। राशिदा दाढ़ी और गले की उभरी हुई गिल्टी वो बड़ी मोहब्बत से उनके हर हर नक्श को देख रही थी। कितनी देर देखती ही गई। उस शख्स के लिए अलमीरा दुनिया से लड़ सकती थी तो अपने हर खौफ से भी लड़ जाएगी। वो उनके साथ रहेगी और उसे किसी हादसे का डर नहीं होगा। अलमीरा अमर के साथ जिएगी 40-50 साल और उसने अपने लिए अमर की मोहब्बत देखी थी। वो अमर को बाप के रूप में भी देखेगी जो दूसरे के बच्चों के इतने लाड उठाते थे। वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर जाएंगे उसे सब देखना था। उसे अमर की नींद की गोलियां छुड़वानी थी और उन्हें अपने जैसा बनाना था। वक्त बेवक्त भूख लग जाए उसे अमर की गिर्द खड़ी हुई बहादुरी की दीवारों को पार करना था। अलमीरा अमर का सर थपके और वो उसे बताते जाएं कि उन्हें किस किस तकलीफ का सामना है, उन्हें क्या बात गम दे रही है, वो क्या ख्वाब देखते हैं। वो रोएंगे तो अलमीरा वैसे ही प्यार से उनके आंसू चुनेगी जैसे अमर चुनते थे। वो उनकी सारी आदतें खराब कर देगी जैसे अमर ने उसकी कर दी थी। लोग कहते हैं अमर उसके मुजरिम है, वो उनके साथ रहकर सबको बताएगी अमर उसके हर दर्द का दरमा थे। अमर मसीहा थे और अलमीरा का बस नहीं चलता था उनकी मसीहाई के एवज उन्हें जान भी दे दे। अमर सोए रहे और वो मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देखती, अब प्यार से उनके बालों से खेल रही थी। अमर नहीं जागे और सुकून में अलमीरा भी रही। मामी! उसे किचन में देखकर कुर्सी पर खड़े हुए माज ने बाहें फैलाई थी। अलमीरा ने मुस्कुराते हुए खुद में भीजा, मैं इतना याद कर रहा था आपको। मामू गंदे हैं, आपको आने नहीं दे रहे थे। उसके साथ साथ पराठा बनाती हुई पलवशा भी हंस पड़ी। मामू बहुत अच्छे हैं, तभी मामी का अपना दिल नहीं कर रहा था आने को। प्यार से उसकी नाक दबाई। मामू कितना सोते हैं, अभी तक नहीं जागे? दरवाजे पर खड़ी सदफ रुहासी हुई। मैं जगा देती बच्चे, लेकिन वो बहुत थके हुए हैं, थोड़ी सी देर और सोने दो प्लीज। अलमीरा के पुचकारने पर सदफ मुंह बसोर कर सर हिला गई। मामी बस 5 मिनट्स और। मास ने फैसला कौन अंदाज में कहा। वह हंसी। 5 मिनट्स दे रहा है, गनीमत जानो, वरना लाला रात 12 बजे आए या सुबह फजर में। ये लड़का 7 बजे ही उनके सर पर खड़ा होता था। दीवाना है ये मामू का। पलवशा के कहने पर उसने प्यार से मास के गाल खींचे। वो उसे बता नहीं पाई कि दीवानगी के मामले में मामी भांजा एक ही कश्ती के मुसाफिर थे। मास कुर्सी पर बैठकर अपने खिलौने के साथ मसरूफ हुआ तो वो नपे-तुले कदम उठाती पलवशा के पास आ गई। वो तवे पर पराठा डाल रही थी। अलमीरा स्लेब से टेक लगाकर उसकी तरफ रुक करके खड़ी हुई तो गहरी निगाहों से उसके निखरे निखरे चेहरे को देखा। इतने दिनों में कभी ऐसी रौनक न आई थी अलमीरा के चेहरे पर। पलवशा आंच हल्की करके उसकी तरफ घूम गई। ये इतनी खुशी अमर के आने की है? अलमीरा का सर अस्पात में हिला। मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में चेहरा लाल हुआ। कुछ बताना चाहा मगर अल्फाज बिखरते गए। मैं माज को कह रही थी, हाल तो तुम्हारा भी कोई नहीं अलमीरा। इतने घंटे हुए हैं अमर को आए हुए और तुम इतनी हशाश बशाश प्यारी लग रही हो जितनी 12 दिनों में नहीं लगी। वो सर झुकाए हंस पड़ी थी। बर्थडे है आज मेरा, ये देखें खाना ने दी है। गले में डली हुई सुनहरी चेन उंगली से थामकर पलवशा के आगे की। बहुत प्यारी है, अल्लाह पहनना नसीब करे और सालगिरह भी मुबारक हो। तभी मैं कहूँ ये मसरूफ इंसान आज कैसे आ गए। वो बस मुस्कुराती गई। बस नहीं चलता था चीख चीख कर सबको बता दें अमर उसकी सालगिरह मनाने आए थे, तोहफे में चेन दी थी। ऐसे हंसती मुस्कुराती बहुत प्यारी लग रही हो अलमीरा। बचपन से ही तुम्हारी खुशी अमर से मशरूत रही है। पलवशा के कहने पर उससे रहा न गया, यही बस हो गई। एक बाजू गर्दन से लटकाए दूसरा पलवशा के गले में डालकर उससे लिपट गई थी। अपी आई लव हिम सो मच, बहुत ज्यादा, खिलखिला कर कह रही थी, हंसती जा रही थी। मास खिलौनों से सर उठाकर कभी माँ के गले से झूलती हुई मामी को देखता, कभी दरवाजे से अंदर आते मामू को। इतने अच्छे हैं ना वो, इतने अच्छे, आई रियली रियली लव हिम। उनका चेहरा, उनके बाल, हाथ, खुशबू, उनकी बातें, मुस्कुराहट, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, मुझे सबसे मोहब्बत हो गई है। मेरा दिल कर रहा है मैं बस चीखती जाऊं कि आई लव खाना। पागल हो गई हूँ मैं उनके पीछे। जिनके पीछे अलमीरा पागल हुई थी
वो अलमीरा के पीछे खड़े थे, हैरान, बेयकीन, शशद्दर से बात समझने की कोशिश करते। पलवशा से उनकी नजरें मिली तो कान की लो सुर्ख पड़ी थी। मामू! मांस खिलौने छोड़कर उनकी तरफ भागा। अलमीरा की हंसी एकदम थमी, वो चुप हो गई और साकित भी। पलवशा के गले में डला हुआ बाजू पहलू में गिरा। टांग से लिपटे मांस को पकड़ते हुए अमर उसके मुड़ने के मुंतजर थे। वो पलटी और उन्हें देखते ही आंखें बचाती हुई निकलने लगी थी कि दूसरे कदम पर ही लड़खड़ा गई। अमर न संभालते तो जमी बोस हो जाती। ध्यान से। वापस अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने सहारे के लिए अमर के बाजू पर रखा हाथ हटा लिया। मालिक हिफत के लाल चेहरा लिए अगला कदम बढ़ाया ही था कि मांस का कोई खिलौना पाँव के नीचे आ गया। चू चू की आवाज़ पर पलवशा ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी, जबकि अलमीरा रोने को तैयार हुई। अमर मुस्कुराहट जब्त किए हुए उसे देखते गए, जो शर्मिंदगी से खून झलकाता हुआ चेहरा लिए इसकी तरफ बढ़ गई थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अमर की भारी आवाज़ पर नजरें झुकाए हुए मेज को घूरती हुए अलमीरा का दिल किया था जमीन फटे और उसमें समा जाए, वरना बस कैसे भी सबकी यानी अमर की नज़रों से गायब हो जाए। मैं ठीक हूँ, नींद पूरी हो गई आपकी? बच्चे जगाने नहीं आए, मुझे लगा स्कूल गए हैं। बच्चे आ रहे थे, अलमीरा ने रोके रखा। कह रही थी कि थके हुए हैं आप। पलवशा के जवाब पर बेसाख्ता ही दोनों की नजरें मिली, फिर दोनों ने ही नजरें चुराई। मांस की बातें सुनते, उसे प्यार करते अमर ने अलमीरा के बराबर में कुर्सी खींची तो उसकी हथेलियां पसीज गईं। उन्होंने जरा की जरा निगाह उस पर डाली। चेहरा कितना लाल हो गया था उसका। अभी तो बड़ा चेख रही थी, अब कैसे चुप लग गई थी। मोहब्बत मुझसे, इजहार अपनी आप ही से, सितम है मेरा जी। मांस को गोद में बिठाए हुए वो जरा सा उसके कान के पास झुके। नाश्ते में क्या लेंगे? रुखसारों पर साया करते हुए घनवर पलकें और कपकपाते हुए हाथ। नफरत के इजहार तो बड़ी दिलेरी से आंखों में आंखें डालकर करती थी। बात मोहब्बत की आई तो बीपी लो हो गया आपका। महसूस नजरों से उसके पसीने में भीगती हुई हथेली और हाथों की लर्जिश को तकते थे। चाय बना दूं आपकी? वह जवाब का इंतजार किए बिना उठने लगी थी कि अमर ने कलाई से पकड़कर वापस बिठा दिया। आंखों के इशारे से सामने देखने का कहा, जहां बिल्कुल उसी वक्त पलवशा ने चाय रखी थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई। अगली बार मुझ पर प्यार आए और झूलने का दिल करे तो ध्यान रहे कि गर्दन मेरी ही हो। उसके गाल तप उठे। अमर मुस्कुराहट दबाते सदफ की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो बिल्कुल उसी वक्त किचन में से आई थी और अमर पर नजर पड़ते ही भागकर उनसे लिपट गई थी। नाश्ता लग चुका था तो अमर ने पहले उसकी प्लेट भरी, फिर गोद में बैठे हुए मांस को नाश्ता करवाने लगे। आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं? लाए मांस को मुझे दे दें। पलवशा के कहने पर अमर ने सरनफी में हिला दिया। कर लूंगा मैं भी, पहले हमारा शेयर करेगा, क्यों भाई? लाड से मांस को देखा। अलमीरा ने तीसरा निवाला जल्दी से हलक से नीचे उतारा, फिर गैर महसूस तरीके से प्लेट दरमियान में खिसका दी। अमर ने तशक्कुर भरी निगाह उस पर डाली, फिर अपने लिए निवाला बनाने लगे। असफंदाला की वापसी कब है? मुलाकात हो जाती तो अच्छा रहता, वो पलवशा से पूछ रहे थे। मगरिब तक आ जाते हैं, आप आज ही वापसी कर रहे हैं? अलमीरा भी गर्दन घुमाए उन्हें ही देखने लगी। आंखों में उनके जाने का डर उमड़ आया था। जी, असर तक निकल जाऊंगा, फिर धुंध हो जाती है। उसका चेहरा उतर गया, खाने से दिल उचाट हो गया। एक दिन और रुक जाते। आज भरी नजरें उन पर टिकी। मुझे रोकने की बजाय अब आप घर आने की करें, सारी रूटीन डिस्टर्ब हुई पड़ी है मेरी। वो हैरान रह गई, तो जितना फर्क उसे अमर की गैर मौजूदगी से पड़ता था, अमर को भी उसके ना होने से इतना फर्क पड़ता था। उसे तो अमर की आदत थी, क्योंकि वो छोटे छोटे कामों में भी बढ़ आते थे, लड़ते थे, बोलते थे। अमर को उसकी आदत कैसे थी भला? साथ ले चलें? वो तो जाने को तैयार थी। तुम्हारे डॉक्टर से बात हुई है, कह रहे थे कि 8-10 दिनों में ठीक हो जाओगी, फिर आ जाऊंगा लेने। उसका मुंह बन गया। दिल तो चाहता जिद करती जाए जब तक गाड़ी में साथ में बिठा लें, मगर सबकी मौजूदगी महसूस करके चुप रह गई। अमर पलवशा से यहाँ वहाँ की बातों में मसरूफ हो गए और वो बेदिली से चम्मच और प्लेट से खेलने लगी। पलवशा, आप ही को नहीं मालूम आप घर का खाना नहीं खाते? नाश्ते के बाद बरामदे में उनके साथ झूले पर बैठकर पूछा था। मालूम है, मगर किसी को याद नहीं रहता। उनका ख्याल है कि जहर ही तो था। 13 साल हो गए हैं, मुझे अब तक भूल जाना चाहिए। वो उनकी गोद में लेटकर मोबाइल देखते हुए मांस के बालों से खेल रहे थे। झूला आहिस्ता से आगे पीछे हरकत कर रहा था। हवेली में क्या करते हैं फिर? और जब यहाँ आते हैं तो? यहाँ आता हूँ तो खाने पर नहीं ठहरता। हवेली जाऊँ तो अदीना के सर पर खड़े होकर उनसे बनवाता हूँ। मैं इस मामले में तुम्हारे और जैन के अलावा किसी पर यकीन नहीं कर पाया। अदीना को दुख होता होगा, मगर क्या किया जाए? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भूलने की कोशिश नहीं करता, बस भूल नहीं पाता।
उनकी नजरें मांस पर थीं और अलमीरा की उन पर। खैर है, जब आपने पलवशा आपी के घर खाने पर ठहरना हो तो मुझे साथ लाइएगा, और हवेली में तो मैं बना दिया करूंगी। फिर गर्दन अकड़ा कर कहूंगी, मेरे शोहर मेरे अलावा किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। अमर हंस पड़े। हंसते हुए उसे देखा जो बिल्कुल संजीदा थी। तुम कुछ भी कर जाओगी मेरे लिए, बड़े मान से कहा। मैं सब कुछ कर जाऊंगी आपके लिए। इजहार मोहब्बत कब कर रही हो फिर? आ रही हूँ आपी। झूले से उतरने लगी थी कि अमर ने कोहनी से पकड़कर वापस बिठाया। बाहर चलें, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। जब तक हमारे आए तब तक दूसरों के बच्चों के साथ फैमिली पिकनिक कर लें। शरीर निगाहें उस पर टिकी। कहाँ चलना है मामू? मास ने झट मोबाइल बंद किया। वो दोनों हंस पड़े। मास फुर्ती से अमर की गोद में खड़ा हो गया। आपको तो नहीं लेकर जा रहा, मैं अपनी बीवी के साथ जाऊंगा। कट्टी कर लूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा। उंगली खड़ी करके आंखें घुमाकर अमर को धमकी दी। मैं भी नहीं करूंगा, मैं आपके घर ही नहीं आऊंगा, मामी को भी ले जाऊंगा। मामी हमारे साथ रहेंगी, वो मेरी दोस्त हैं। बीवी है मेरी, मेरे साथ जाएंगी ये। अलमीरा मुतबस्सम निगाहों से दोनों की खड़ी उंगलियां देखती थी। बरहम निगाहों से एक दूसरे को घूरते जा रहे थे। मामी आप मामू के साथ नहीं जाएंगी ना? खातूने खाना, आप घर आ रही है ना? मैं। उसने गड़बड़ाकर दोनों को देखा जो पुर उम्मीद नजरों से उसे तकते थे। मैं अपने शोहर के साथ जाऊंगी। उसने अपना हाथ अमर के बाजू में डाला। अमर का चेहरा खिल उठा। मास का मुंह बन गया। देखा, पागल है ये मेरे पीछे। गर्दन अकड़ाई। अमर खाना। उसने तुनक कर उनके बाजू से अपना हाथ हटाया। अमर हंसते थे। जाओ अपनी अम्मा से कहो तुम्हें तैयार करें, सदफ को भी बुलाओ, बाहर चलते हैं। उन्होंने मास को गोद से उतारा तो वो भाग खड़ा हुआ। अमर ने गर्दन तिरछी करके गहरी नजरों से उसके सरापे को देखा। आप तो तैयार है ना? जी, जिनके लिए हुई थी उन्होंने तो ठहर कर भी देखा नहीं। मुंह फूल गया। अमर ने जवाब नहीं दिया। उसके पीछे झूले पर बाजू फैलाए हुए नरमी से उसे देखते गए। कई पल, कितनी ही देर। वो उनकी पुरहिद्दत निगाह से उलझती और में रखे हुए हाथों को रगड़ने लगी। प्यारी लग रही हैं। उसके रुखसार को छूती लट कान के पीछे उड़सी। अलमीरा यकटक उन्हें देखे गई। उसे अपनी तारीफ में बस यही सुनना था, इतना ही। वह अमर को प्यारी लग रही थी। 2 हफ्ते बाद पहाड़ों में घिरे सब्जे में ढके हुए मैदान में हद्दे निगाह तक लोग नजर आते थे। हर दूसरे दिन ही कोई जिरगा बैठता था, मगर आज माहौल में तनाव मामूल से हटकर था। 2 दिन बाद दिसंबर शुरू हो रहा था तो हड्डियां जमा देने वाली ठंडी छाई हुई थी। दोपहर के 2 बजे भी पहाड़ों पर साया किए हुए बादलों से धुंध गिर रही थी। पठानों से सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाले लोगों के गाल सर्दी से गुलाबी होने लगे थे। गर्म कपड़ों में मलबूस, सरों पर पकोड़ टिकाए, उन्हीं शालों में लिपटे हुए चारपाइयों पर बैठे हुए लोग मुंतजर निगाहों से गर्दन घुमाए पहाड़ी रास्ते की जानिब तकते थे। ये रास्ता खान हवेली की तरफ जाता था। जिरगे का फैसला सुनाने के लिए सरदार के नाइब शेरदिल ने यहीं से आना था। 2 छोटे बच्चे भाप उड़ाते कहवे के कप बुजुर्गवार को पेश कर रहे थे। बड़ी बड़ी मूछें, चांदी में रंगी घनी दाढ़ियां, उनके तंग सीने और सुरमा लगी हुई आंच देती आंखें। आज उन्होंने सरदार का पहला असूल तोड़कर ऐलान बगावत किया था। सरदार का पहला असूल, कोई नाहक खून नहीं बहाया जाएगा। नाहक खून बह चुका था। गैरत के नाम पर कत्ल हो चुका था। कातिल गर्दन ताने हुए, सीना कुशारे किए हुए अकड़ कर बैठा था। मकतूल की माँ बहनें घर में पड़ी लाश आहुजारी कर रही थी। धुआं होते पहाड़ी रास्तों से 2 सियाह जीपें नमूदार हुई थी। सब्जाजार से गुजरती, ऊंची ऊंची ढलवाने से उतरती, मैदान से जरा फासले पर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले। सरदार के खानदान के 2-4 मर्दों के हमरा शेरदिल चारपाइयों की तरफ बढ़ा। सुरमई कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में खेड़ी पहने, शॉल के बक्कल मारे, वो एक कड़ी निगाह सब पर डालकर चारपाई पर बैठा। माहौल में मजीद कुशीदगी का शिकार हुआ। नमाज जनाजा कब है? कातिल को तकती शेरदिल की आंखों में सुर्खी उतरी थी। रात ही तो बख्त ने हवेली के दरवाजे को पीटा था। बिगड़ा तनफुस, पसीने में शराब और टूटे फूटे जुमलों में उस लड़के का बता रहा था जिसे सगे चाचा ने गोलियों से भून डाला था। नमली मेरा में नहीं, अमर की सरदारी के अरसे में ये पहला कत्ल ही था। नमाज जनाजा इज्जतदार लोगों की होती है शेरदिल। घर में नकब लगाने वालों को रात के अंधेरे में दफनाया जाता है। सरदार की हुक्म अदूली करके तुमने भी इस गांव की रिवायत पर नकब लगाई है। दरखानजाई, उस बदजात ने मेरी जवान बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था। जवान बेटी लाश के सिरहाने बैठी हुई हिचकियों से रो रही थी। दुपट्टा कंधे से ढलक कर गोद में गिर चुका था। हर दिलासा, हर तशफी रायगा जा रही थी। बुलाएं अपनी बेटी को। बेटियां जिरगों में कब बुलाई गई हैं शेरदिल? जब जब आपकी जलील गैरत जागी है तब तब बेटियों की जिंदगियां उन्हीं जिरगों में तबाह हुई हैं।
बदतर यह बढ़ती हुई ठंड उस आग को ना बुझा सकी थी जो उन दिलों में सरदार के खिलाफ लगी थी। दोनों जानिब से दलाइल पेश किए गए। लोग हत्थे से उखड़ने लगे। कातिल यहाँ से गर्दन अकड़ा कर जाएगा। शेरदिल के आने से कबल ही फैसला हो चुका था। करीब था वो सब दस्तों गरीबा होते कि फर्राटे भरती गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। गर्दनें घूमी मगर धुंध में कुछ दिखाई ना दिया। शोर करीब आता गया और फिर धुआं छटा तो पहाड़ी रास्तों से ऊपर को आती हुई सियाह गाड़ियों के झमघट में सफेद लैंड क्रूज नजर आई थी। सरदार अमर खान आए हैं, गुलाबी गालों वाले बच्चे ने खुशी से सदा लगाई। तो पहाड़ों ने, मैदान, बहते चश्मे, सबने ठहरना लाजिम अमर समझा। हर आँख खुशगवार हैरत से फैली। आंसू खुश्क हो गए। घर का फाटक नुमा दरवाजा खुला और एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर चला आया। इत्तला मिली तो लाश के सिरहाने बैठी हुई लड़की की हिचकियां थम गई। हैरत से भाई को देखा। मुंसिफ बन कर आए थे जिसे कोई न ला सका। उसे नाहक बहाए खून की कशिश खींच लाई थी। आप डूबे तो जग डूबा। सियाह खेड़ी में मकीत पैर बिना आहट के आगे बढ़ते जा रहे थे। बच्चे, बड़े, बूढ़े आगे बढ़कर सलाम करने की ख्वाहिश दिल में दबाते हुए रास्ता बनाते गए। कॉटन के कलफ लगे सियाह कमीज शलवार में मलबूस दराज कद सरदार अमर खान नमली मीरा के पहाड़ों से गिरती धुंध उनके शानों पर गिरी हुई सफ़ेद शॉल को चूमती थी और सर पर टिकी हुई सफ़ेद पकोल बहुत सौ को नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई। लड़की को बुलाओ। चारपाई पर बैठते ही हुक्म सादिर किया। बिला तवक्कुफ लड़की को बुलाने के लिए बच्चा भेज दिया गया। तकलीफ की आपने खान, शेरदिल मामला निपटा लेता, मिलायमत से कहता शख्स अमर की संजीदा निगाह पर गड़बड़ा गया। गैर आरामदेह दबी दबी सी खामोशी का दौरानिया बढ़ता गया। उसके दाएं तरफ कमर पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ शेरदिल अरहम भरी नजरों से शॉल के पल्लू से मुंह छुपाती हुई लड़की को तकता था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। मुतवरम आंखें अलग ही दास्तां कह रही थी। उसने दबी दबी सी आवाज में सरदार को सलाम किया तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। वो झिझक का शिकार होती हुई उनके दाएं तरफ रखी हुई चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। कल रात क्या हुआ था? बाबा ने मुस्तफ़ा को गोली मार दी। खान, वो बुरा लड़का नहीं था, उसे मैंने बुलाया था। बाबा ने चचा की ज़मीनों की लालच में उसे मारा है। इतना एतमाद, ऐसी जुर्रात बस खान के सामने ही दिखाई जा सकती थी। उसने उस गांव की लड़कियों को शे दी थी। आपने क्यों बुलाया था बच्चे? पानी भरवाना था, बस और कुछ नहीं। बाबा ने गलत समझा। आंखों में डोलते हुए आंसू मोटी मोटी अंगूठियों से सजी हुई उंगलियों के सहारे रुखसारों को ढकती ऊनी शॉल में इसे सब होते गए। अमर ने ठहर कर उसे देखा, फिर शेरदिल की तरफ हाथ बढ़ाया। शेरदिल ने बिला तामिल पिस्तौल उसके हाथ में थमा दी थी। वो उठ खड़ा हुआ। लड़की ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा जो उसके बाप की कनपट्टी पर पिस्तौल रख चुका था। मुस्तफ़ा यतीम नहीं था दर खानजाए। मुस्तफ़ा यतीम नहीं था दर खानजाए। मुस्तफ़ा के सर पर अमर खान का हाथ था। और क्या मैंने नहीं कहा था कि इज्जत, गैरत या दौलत की आड़ में किसी का नाहक खून नहीं बहाया जाएगा। खान, आप इन्हें नहीं मार सकते। कल को हमारे बच्चे भी रातों में मुलाकातें करेंगे तो क्या हमारी खोपड़ियों में भी गोलियां उतार देंगे आप? जवान लड़की बेहया बनकर बैठी है और आप उसे शय दे रहे हैं। एकदम ही शोर उठा और हर मर्द की झूठी आना और नाम निहाद गैरत जाग गई थी। अमर ने कड़ी निगाह सब पर डालकर पिस्तौल लोड की। कबल इसके कि वो ट्रिगर दबाते लड़की चारपाई से उतरकर उनके कदमों में बैठी थी। वो तेजी से पीछे हटे। एक और कत्ल नहीं खान, मेरे भाई मुस्तफ़ा की बहनों को नोच खाएंगे। मेरे घर में जो खाना जंगी छेड़ी गई है वो घर से बाहर निकली तो नमली मेरा खून में नहा जाएगा। सदियों की रिवायत तोड़कर उन्हें फिर से जिंदा मत करें। खान, आपको अलमीरा खानम की कसम। पिस्तौल वाला हाथ पहलू में गिर गया। उठें। लरसते हाथों से अपनी शॉल संभालती हुई लड़की उठ खड़ी हुई। नमनाक आंखों से कत्थई आंखों में झांकने की जरूरत की थी। बेक वक्त सख्ती और नरमी पिघलती थी उन आंखों में। कुशादा पेशानी पर हल्की सी सिलवटें पड़ रही थी। मेरे गांव की बेटियां बेहया नहीं, बाशऊर हैं। तुमसे ज़्यादा अक्लमंद और अमन पसंद है। अपनी अना की तस्कीन के लिए जिस बाप ने अपनी ही बेटी को झिरके में ला खड़ा किया है, वही बेटी उसकी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम जैसे मर्दों के लिए जो मर्द जात के नाम पर धब्बा है। उनकी आवाज़ धीमी, उनका लहजा सख्त। इज्जत सिर्फ बाप भाइयों की नहीं होती, इज्जत बहनों और बेटियों की भी होती है। इज्जत उन लड़कों की भी होती है जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए बदकिरदार कहकर संसार किया जाता है। मर्द व औरत की तफरीक किए बगैर इज्जत हर इंसान की होती है। कैसे मर्द हो तुम लोग, कैसी जलील तरीन मर्दानगी का ढोंग रचाते हो तुम। मैंने कहा था जो मेरी माँ के साथ हुआ था वो इस गाँव की किसी औरत के साथ नहीं होगा। जिस गुनाह के बहतान में मुजाहिद खान संसार हुए, मेरे गाँव का कोई मर्द उसके पत्थर नहीं खाएगा।
کیسے گرے ہوئے انسان ہو تم جو اپنی اولاد کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والا خناس تمہارے دماغ سے جاتا کیوں نہیں ہے؟ اپنے مفاد کی خاطر ان کا سینہ گولیوں سے چھنی کرتے ہو، ان کی عزت کی پرواہ کیے بنا انہیں زرگوں میں لا پٹکتے ہو۔ اولاد کو جاگیر سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے۔ ان کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ ہر شخص سہم کر نظریں چرانے میں مجبور ہو گیا۔ اپنی اولاد کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو میں تمہیں انہیں نوچنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ انہیں اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھانے سے پہلے یاد رکھنا ان بچوں کے سر پر عمر خان کا ہاتھ ہے۔ ماں باپ کی تفریق کے بغیر ہر وہ ہاتھ کاٹ دوں گا جو کسی بری نیت سے ان کی طرف بڑھا۔ آج کے بعد جس نے بھی نملی میرا میں خون بہایا، خدا کی قسم میں یہ زمین اس شخص پر تنگ کر دوں گا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کڑی نگاہوں سے ہر شخص کو دیکھتے وہ کسی شیر کی مانند گرجے تھے۔ لڑکی آنکھوں میں آنسو روکے ہوئے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھتی گئی۔ شیردل پستول ان کے ہاتھ سے لیتا مبہوم سا مسکرایا۔ زمین صحرا آسمان شک ہو جائے، عمر خان کے لیے ہر مسئلے کا پہلا اور آخری حل بندوق ہی رہے گا۔ دور سے پولیس موبائلز کے سائرن سنائی دیے تھے۔ سردار عمر خان نے FIR کٹوائی تھی۔ درخان زئی کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جرگے میں بیٹھا ہر شخص انہیں سلام کرتا شکستہ قدموں سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے، خیریت دریافت کرتے، لمبی عمر کی دعا سر کو خم کر کے قبول کرتے۔ سب جا چکے۔ کچھ کہنا ہے؟ امر مسترب کھڑی اس لڑکی کے سامنے آئے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ بھیگی آواز سن کر تھوڑی دیر پہلے والا سارا روب، تمام سختی ایک طرف رکھ کر وہ مسکرا دیے۔ میری بیوی کو بیچ میں کیوں لائیں؟ کمر پر ہاتھ باندھے آبرو اٹھائے شکوا کیا گیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، پھر ہلکا سا ہنس پڑی۔ آپ انہیں نملی میرا کب لائیں گے؟ امر نے گردن اونچی کر کے پہاڑوں سے گرتی ہوئی دھند کو اور برف ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا۔ تخمینے لگائے، دن اور رات ماپے، پھر یوں ہی کہہ دیا، جب اس سال کی پہلی برف باری ہوگی۔ مصطفیٰ کی جنازے نمازیں پڑھوائیں گے خان؟ امر اس خواہش پر بے یقین ہوئے۔ ان کا ارادہ تو یہیں سے واپسی کا تھا، دل چاہا رد کر دے۔ پھر اس لڑکی کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر حامی بھر لی۔ بچے کو بلا کر اسے گھر چھوڑنے کا کہہ کر شیردل کے ہمراہ حویلی چلے آئے۔ ادینہ سے ملاقات ہوئی، نماز جنازہ کی تیاری کا حکم دیا۔ شیردل گاؤں اور زمینوں کے دیگر معاملات کی خبر دینے لگا۔ نماز عصر کے بعد اسی میدان میں جہاں زرگا بیٹھا تھا مصطفیٰ کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ سردار عمر خان امام بنے تھے۔ گاؤں کا ہر شخص ان کا مقتدی۔ بغاوت کا چڑھتا سورج دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کے ساتھ غروب ہو گیا۔ رات کی سیاہی قبر پر ڈلتی ہوئی مٹی کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ شب کے دوسرے پہر میں سیاہ ڈالے سفید پراڈوں کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے دھول اڑاتے نملی میرا کے سرحد سے نکل چکے تھے۔ خان جا چکے تھے۔ اس دن شہریار خان کو اطلاع موصول ہو گئی تھی کہ عمر خان کی زندگی میں نملی میرا میں نقب لگانا ممکن نہ تھا۔ کچھ تنگ دلوں کے علاوہ بچہ بچہ جان دیتا تھا اپنے سردار پر۔ نہال جہانگیر کمرے عدالت میں لکڑی کے چبوترے کے پار کھڑا بیزاریت سے اپنے گرد اٹھتی آوازوں کو سن رہا تھا۔ وکیل اور پروسیکیوٹر آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جج کی کرسی پر بیٹھا آدمی بار بار انہیں ٹوک رہا تھا۔ تماشائی تجسس سے اپنی نشتوں سے کھسک آئے تھے۔ عدالت کے پاس نہال کے خلاف بہت ثبوت جمع ہو گئے تھے۔ 2 ہفتوں میں پولیس نے انتھک محنت کے بعد عسکر کے قتل کے علاوہ ہیڈ سیورز سے متعلق بھی اس کے خلاف کئی ثبوت پیش کیے تھے۔ پس پردہ سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن پش پردہ سماعتیں ابھی باقی تھیں۔ لیلی باپ کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ خود نہال نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیا تھا، مگر عوام کے آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جائے جب ثبوت ہی اتنے ٹھوس تھے۔ وہ جو مخالف کھڑا تھا اس نے ٹھان لی تھی نہال کو پھانسی کروا کر رہے گا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے گردن گھمائی۔ لمس آنکھوں کا مرکز آخری قطار میں تنہا نشست پر بیٹھا امر ہوا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ بہت سرد مہری سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں چہرے پر دور دور تک رحم کا شبہ نہ تھا۔ دونوں کی نظروں سے جھلکتا سرد پن کمرہ عدالت کی ہر آواز دبا گیا۔ ہر شخص پس منظر میں چلا گیا، یہاں تک کہ نہال کی سماعت سے امر کی آواز ٹکرائی۔ مزید کتنے قتل کیے ہیں تم نے؟ ملاقات کے کمرے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لکڑی کی بوسیدہ میز تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہی عزلی اعتماد اور لاپرواہ انداز۔ کرسی سے ٹیک لگائے ذرا ٹیڑھا ہو کر بیٹھا ہوا نہال، جس کے سفید قمیض کے 2 بٹن کھلے تھے۔ مجھے تو تمہارے ہاتھوں پر کئی معصوموں کا خون نظر آ رہا ہے، تمہیں نہیں دکھتا؟ ان کی سسکیاں، ان کے آنسو تمہیں ستاتے نہیں؟ نہال کے چہرے پر کوئی تاثر آیا نہ اس کا اطمینان سلب ہوا۔
मैं जिस अमर को जानता हूँ वो बगैर सबूत के बात नहीं करता। वो अब लाताल्लुकी से मेज पर उंगली से लकीर बना रहा था। दुआ करो निहाल, मुझे उस एक कत्ल के अलावा किसी कत्ल के सबूत न मिले। लोग बहुत मासूम, बहुत कच्चे जहन के हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी मजलूम तुम्हारी राह पर चल पड़े। निहाल के माथे पर शिकन आई, हल्की सी, फिर जल्दी मादूम हो गई। पलके उठाकर अमर को देखा, फिर देखता ही गया। पहली बार उसे शक सा गुजरा था कि अमर हकीकत जान चुका है। उसकी छठी हिस्स ने कहा कि सामने बैठा शख्स उसके और गाजान के ताल्लुक से आगाह हो चुका है। क्या कहना चाह रहे हो? वो सीधा हो बैठा। तुम्हें याद है मैं एक केस पर काम कर रहा था, एक सीरियल किलर जिसे चाइल्ड एब्यूज, हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप के केसेस ट्रिगर करते थे। मैं उस सीरियल किलर की कहानी के उस रुख पर पहुंचा हूँ कि मुझे उससे हमदर्दी होने लगी है। मुझे अब उससे वैसी नफरत महसूस नहीं होती जैसी होनी चाहिए। अब मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, खुदा उसे आसान तरीन सजा दे, खुदा उसे मौत से नवाजे, वरना जो जुर्म उसने किए हैं, मुझे डर है निहाल, वो इस दुनिया और अगली दुनिया में कभी चैन न पाएगा। मौत आसान है तो बदतरीन सजा क्या है? सब्ज आंखों में चमक उतरी, फिर कर्ब, तकलीफ ने जगह ले ली। हर वो बच्चा जिसे उसने मारा, हर वो मासूम जिसे उसकी जात से तकलीफ पहुंची, वो सारा खून जो उसने बहाया जिंदा सलामत उसके सामने आ खड़ा हो। सब एक ज़बान होकर उसे बताएं कि वो अपने मुजरिमों जैसे नहीं बनना चाहते थे। कोई बच्चा अपने माँ बाप को नहीं मारना चाहता था, किसी बीवी को अपने शोहर का खून नहीं बहाना था। उससे बड़ी सजा क्या होगी निहाल के वो खुद को जिनका हीरो समझता है, वही उसके आगे इंसाफ के लिए हाथ फैला देंगे। लौटाओ हमारी मासूमियत, हमारी जिंदगी, हमारी खुशियाँ जो पहले ही कम थीं, तुमने मजीद मिटा दी। मैं नहीं चाहता उस पर ऐसा वक्त आए। वो ठीक कर रहा था, वो उसी सोच के साथ मर जाए, उसे मजीद कोई दर्द ना मिले। मैं नहीं चाहता लोग उसे विलन कहें। कोई बच्चा वो सब डिजर्व नहीं करता जो उसके साथ हुआ। किसी बच्चे के साथ वो नहीं होना चाहिए जो उसके साथ हुआ। और अगर मैं भी ये सोचने लगा हूँ तो कच्चे जहन के लोग और मासूम बच्चे उसे निजात दहंदा समझकर उसके रास्ते पर चल पड़ेंगे। मैं उस वक्त से डर रहा हूँ जब हर बच्चे की ज़बान पर उसकी कहानी होगी और लोग इंसाफ छीनने की बात करेंगे। इसीलिए तुम भी दुआ करना निहाल, मेरे उस तक पहुँचने से पहले वो किसी जगह खामोशी से मर जाए। उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग मुमकिन नहीं, मगर मौत उसका इख्तिताम आसान कर सकती है। निहाल चंद पल खामोश रहा, गहरी नज़रों से अमर को देखता गया। उसका चेहरा उसके अल्फाज की अक्कासी करता था। आंखों में उस बच्चे के लिए बहुत रहम था। अगर तुम्हें कभी वो मिला तो क्या करोगे? अमर को कभी गाजी मिला तो अमर क्या करेगा? मैं उसे गले लगाऊंगा और उससे हर उस जुल्म की माफ़ी मांगूंगा जो दुनिया ने उसके साथ किया। निहाल के लब मबहूम सी मुस्कुराहट में ढले, फिर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। अमर ने आजुर्दगी से उसे देखा, जो गर्दन गिराए हुए हंसता ही जा रहा था। मुझे नहीं इल्म था कि तुम इतना नरम दिल हो। अमर को मालूम नहीं था निहाल का दिल कितना सख्त हो गया था। लकड़ी के जंगले पर हाथ रखकर खड़े निहाल की नजरें अमर से फिसलकर उसके बराबर में खाली कुर्सी पर टिक गईं। उस कुर्सी पर गाजी आकर बैठ गया था। वो गाजी जिसकी दोनों आंखें सलामत थीं, चेहरा जख्मी था और शर्ट पर खून के धब्बे थे। बाबा ने मारा है निहाल, बहुत ज्यादा, ये देखो। कॉलर से पकड़कर शर्ट सरकाई तो गर्दन खूनों खून हुई पड़ी थी। फिर कलाइयों से आस्तीन उठाई तो बाजू पर नील पड़ चुके थे। ममा को भी मारा, हनी को भी। तुम हमें बचाने कब आओगे निहाल? निहाल खामोश रहा, गाजी के जख्मों से खून बहता रहा। निहाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निहाल, मेरी आंखें। निहाल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। निहाल, मुझे मानो काट रही है। मानो हन्नान की बिल्ली, मानो जो गाजी के खेल में मारी गई थी। जिंदगी में अंधेरा हुआ तो वो दिन रात यही कहता था, मानो काटती थी उसे। शायद यही वो सजा थी जिसकी अमर बात कर रहा था, शायद यही। अमर पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए लंबे लंबे डग भरता हुआ कमराए अदालत से जा चुका था। गाजी वहीं बैठा निहाल को अपनी चोटें दिखाता गया। कॉमसेट्स का ए ब्लॉक लोन। उबैद ने उसे वहां देखा था। खुबानी के दरख्त के नीचे खड़ी वो सर उठाए उस उम्र रसीदा दरख्त को तकती थी। नवंबर की इख्तितामी ठठरती हुई शामों में से एक शाम के जब सर्द हवा के झोंके से कई पत्ते यहाँ से वहाँ उड़ते कदमों में आ गिरते थे और चारों तरफ से पहाड़ों में गिरी हुई कॉमसेट्स अब धीरे धीरे धुंध में लिपटने लगी थी। उस शाम हसन जिसके आगे मांद हुआ था वो थी अलमीरा सुल्तान। उसने सिया प्लाजो पर टखनों से जरा ऊपर तक की हमरंग अनारकली फ्रॉक ज़ेबतन की हुई थी। कंधे पर सुनहरी रेशमी धागों के काम वाला
सिया टिश्यू का दुपट्टा था, बालों का हाफ बांधे अमर का दिया गया फूल वाला केचर लगाया हुआ था। पाँव में सुनहरी खुस्से थे और शाने पर हमरंग पर्स लटका हुआ था। वो जो यूं सर उठाकर दरख्त को तकती थी तो उसके बाल हवा के जोर से लहराकर कमर पर गिरते थे, और अगर यहाँ अमर होते तो उस अदा पर लट के साथ उनके दिल ने उलझते जाना था। आ गई आप? अकब से आई आवाज़ पर उसने गर्दन घुमाई, उबैद को देखा, फिर मामूम सा मुस्कुराते सर हिला दिया। कैसे हो? पुरतपाके से इस्तफसार किया। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हो जाऊंगी। खुबानी के दरख्त को देखकर हल्का सा हंसी। और आप ठीक कैसे होंगी? बेतजस्सुस से आगे हुआ। किसी ने मुझे कहा था वो मुझे देखकर ठीक होते हैं, तब समझ नहीं आई थी, अब मालूम हो गया है कि किसी को देखकर ठीक हुआ जा सकता है, तो मैं उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ। किसी और उनके जिक्र पर उसके चेहरे पर बिखरती हुई लाली से उबैद ने अंदाज़ा लगाया कि अपने ज़ौजाए मोहतरम की बात कर रही थी वो। क्लासेस हो गई आपकी? जी हो गई। आप कब से वापस फिजिकल क्लासेस ले रही हैं? वो जब तक इस्लामाबाद थी छुट्टी लेने के बजाय सारे लेक्चर्स ऑनलाइन दिए थे। परसों से इंशाल्लाह। और अभी आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं, सर सेफ और HOD से काम था, हो गया, घर जाऊंगी अब। फिर बैठ जाएं। उसके माथे पर बल पड़े, उलझकर उबैद को देखा। यहीं बैठ जाएं, चाय पार्टी करते हैं, मैं बाकी क्लास को बुलाता हूँ। कहते ही वो मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। मैं चाय नहीं, पिला देंगे आपको कॉफ़ी, बैठ भी जाएं। वो कुछ झेप कर लब दांतों में दबाए हुए वहीं दरख्त के नीचे बेंच के पास घास पर बैठ गई। जरा सी देर बाद उसके सारे शागिर्द वहाँ थे, बड़बड़ कर उसे सलाम करते, चहकते खिलखिलाते। सब एक दायरा बनाकर बैठ गए। सबकी नज़रों और सवालों का मरकज़ बस वो एक, मीरा। मैम ये ड्रेस कहाँ से लिया? एक तुलबा के पूछने पर अलमीरा ने जगह का बता दिया। बहुत प्यारा लग रहा है। ड्रेस से ज़्यादा प्यारा ये केचर है, मेरे शौहर ने दिलवाया था। नाच से गर्दन अकड़ाई तो वो लड़की खिसियानी होकर हंसी। मैम आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इतनी तैयारी की कोई खास वजह? एक और लड़की उसकी तरफ खिसक आई। मेरे जोज मोहतरम ने मुझे लेने इस्लामाबाद आना था, मगर मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। घर में भी मुलाकात नहीं हुई, तो इस उम्मीद पर कि अब यहाँ से पिकअप करने वही आएंगे, तैयार होकर आई हूँ। जवाब देकर वो ज़रा हिचकिचाहट से उस लड़की के कान के पास झुकी। ज़्यादा ऑब्वियस हो रहा है क्या? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि वो लड़की हंस पड़ी। हाँ आप बहुत प्यारी लग रही हैं, उनकी नज़र नहीं हटनी। वो तो मैं उल जुलूल होलियों में भी हूँ, तब भी नहीं हटती। वो कुछ यूँ ले जाई कि सब हंसे। आपकी कॉफ़ी? उबैद ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया था। बातें जारी रहीं, चाय के कप खाली हुए, कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा गया। खुबानी का दरख्त महू होकर उसे तकता गया। जी तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और मुझे अब ऐसी वाइब आ रही है कि निहाल ने गाज़ान को मार दिया है, शायद इसलिए कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, उसे मारकर वो आसान करना चाहता था, क्योंकि वो सबको भी बाकी इसलिए मार रहा है। और हो सकता है मुझे ऐसी वाइब आ रही है, बाकी देखते हैं और क्या ही कह सकते हैं फिर। चलें फिर इतना ही कहूँगी कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे अब यही वाइब आ रही है। आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।